सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू का एक मुहावरा है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन हुकूमत गिराने निकली थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि खुद इख्तलाफात में घिरती जा रही है। इस्तीफे लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम इत्तेमाद भी शायद होना हो, लेकिन इसने अपोजिशन के दरमियान बदएतिमादी जरूर पैदा कर दी है। ताज़ा खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की प्रेम कहानी माजी का किस्सा बन रही है। वजह बनी है पीपल्स पार्टी वफ्द की हुकूमती वफ्द से मुलाकात। इस मुलाकात ने नून लीग का पारा हाई कर दिया है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की वजाहत को भी मुस्तरद कर दिया है। दो बड़ी जमातों में पैदा होने वाले इख्तलाफात से पीडीएम की कश्ती फिर बीच मंझदार हिचकोले खाने लगी है। इस कश्ती को भंवर से निकालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता किया है, लेकिन हकीकत यह है कि जब अपने अपने मफादात पेश नजर हों तो फिर एक साथ सफर कैसे हो सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वो तलवारें हैं जिन्होंने हुकूमत पर चलना था, लेकिन अब इनका एक साथ पीडीएम की म्यान में समाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सियासी हलचल मचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार को नाकों चने चबवा दिए हैं। भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह बनाकर रख दिया है। लाखों सिख किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो गए हैं, लाल किला पर अपना झंडा लहरा दिया है, अपने हक के लिए सड़कों पर निकले। इन किसानों के आगे भारतीय हुकूमत की तमाम रुकावटें खसो खाशाक की तरह बह गई हैं और पूरा हिंदुस्तान इंतशार की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि तासुब, इंतहा पसंदी और हिंदुत्व का जो बीज मोदी ने बोया था, क्या उसके फल देने का वक्त आम पहुंचा है? आजाद खालिस्तान का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। दिल्ली पहुंचने वाले किसानों का अगला लाहेमल क्या हो सकता है? आज इसी पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, असद कर्नल साहब, बाबर डोगर साहब भी शरीक गुफ्तगू है। जनरल साहब, ये भारत के लिए कहा जा रहा है मोदी सरकार 2014 से बरसर इख्तिदार है, सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त और ये काबू में नहीं आ रहा मोदी से। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? जी देखिए जो कुछ इस वक्त नरेंद्र मोदी, जो हम कहते हैं ना, जो बोएंगे वो काटेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया की जो ड्रीम थी वो दैट हैज कम ट्रू इन द शेप ऑफ हिंदू मेजॉरिटी और हिंदू डोमिनेशन। आरएसएस हमेशा से 1923 से ये आज़म लेके चल रही थी, जो अभी उनको नरेंद्र मोदी की सूरत में जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो अब पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। ये जिन अब बोतल में वापस जाएगा नहीं, उसकी वजह से हिंदू तासुब की वजह से आज पूरा कश्मीर एलियनेट हो चुका है। जब ये किसान मूवमेंट बनी और किसानों का जो कवानीन लाए गए, जब किसान अपने मुतालबे के लिए गए, तो पहले दिन जो नरेंद्र मोदी के मकसद से आवाज आई वो थी कि खालिस्तानी आ गए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि उस किसान मूवमेंट को उन्होंने खुद खालिस्तान मूवमेंट में बदल दिया है। और अब जो लाल किले पे झंडे लग रहे हैं और जो नारे लग रहे हैं, अब वो खालिस्तान के मुतालबे की बात एक दफा फिर उठ गई है। इसी तरह तो अगर आप देखें तो एक तरफ 50 साल पहले आने वाले मुहाजिर आज स्टेटलेस सिटीजन हो गए हैं। आज दलित अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, आज क्रिश्चियंस अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और 22 करोड़ मुसलमान अपने आप को गैर मानते हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी एक वक्त में अपनी पॉलिसी में मेजर शिफ्ट लाए बगैर इन 5 बड़े क्राइसिस को वो हैंडल कर सकता है। अच्छा, क्या वजह हुई है? मिसकैलकुलेशन थी, इनका ख्याल था कि मकबूजा कश्मीर में हम इतना जुल्म कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया वो इतना ज़्यादा नहीं उसको उठाता या बैनुल-अक़वामी दुनिया में वो बात नहीं बनती, ये किसान क्या कर लेंगे। तो यहाँ से इनसे मिसकैलकुलेशन हुई है कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में भारत के यौम जमहूरिया को, और बजाय इसके कि यौम जमहूरिया खबर बनता, यौम स्याह खबर बना हुआ है, किसान खबर बने हुए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में। उसामा, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि जब कश्मीर में उन्होंने जुल्म करना शुरू किया तो वहां पे उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें दुनिया में हमें नजर नहीं आई।
क्योंकि उसको पोलिटिसाइज किया गया उस इशू को। और इस वक्त अमेरिका तमाम तर सपोर्ट दे रहा है हिंदुस्तान को। उस शय पर इन्होंने मुसलमानों पर तो जुल्म कर लिया और एक खित्ते में जो कश्मीरी आबाद थे उसका स्टेटस भी तब्दील कर दिया और उनके हकूक भी छीन लिए, उनकी शनाख्त भी छीन ली और यूएन रेजिग्नेट कर दिया। लेकिन जब वहां से इनको एनकरेजमेंट मिली और कोई खातिर खा रिस्पांस दुनिया की तरफ से नहीं आया, न ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ जो 80,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जो रेप हो चुके हैं, जो पैलेट गन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जब उन पर कुछ नहीं किया गया तो ये एनकरेज हुए और ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ले आए। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भी फॉर्मर बांग्लादेश से और बंगाल से आने वाले लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया। फिर दलित के खिलाफ ये चल पड़े और अब जब किसान मूवमेंट में ये आए तो ये जो बड़ी तब्दीलियां ये लाए वो ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन थी और हिंदुस्तान का जो सेकुलर तशख्खुस था उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जिसकी वजह से अब ये एक बड़े गहरे प्रॉब्लम में या दलदल में धंस गए हैं। और अब मुझे लगता है अगर वो नरेंद्र इस चीज में तब्दीली नहीं लाते, वो उनके आगे सरेंडर नहीं करते तो हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा और आप देखेंगे कि ये 1 अरब 25 करोड़ का मुल्क शायद नए 2 और ममालिक की शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छा, ये बताएं कि जो सिख कम्युनिटी है, सिख बरादरी है, वो तो जिस तरह कनाडा में दीगर ममालिक में है, वहां से भी प्रेशर आ रहा है, यूरोप से भी प्रेशर आ रहा है भारत को, तो ये भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा यानी मकबूजा कश्मीर में तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार किया होता है किसानों को क्रश करने के लिए। जी यकीनन देखें, एक तो सिख पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है और बिलखुसूस कनाडा और यूके में, तो इन कंट्रीज से अगर आवाज उठेगी और फिर उनका और कोई क्लेम नहीं है, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी नहीं, वो प्योरली इंडिजिनस मूवमेंट थी जो अपने राइट्स के लिए आए और किसान बाहर निकले। लेकिन जब उनके मुतालबात सुनने की बजाय उनको एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का रंग खुद हुकूमत ने दिया, उन पर इल्जाम लगाया और उसको क्रश करने की बात की, तो फिर वो पुराने हो गए जो गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था और जरनैल सिंह भिंडरावाले को वहां पर हलाक किया गया था, वो तमाम जख्म दोबारा ताजे हो गए हैं और अब वो एक खालिस्तान मूवमेंट की शक्ल में आज आपको लाल किले पर खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान के फ्लैग नजर आ रहे हैं। तो अब लगता है कि ये यहाँ से इनकरेजमेंट मिलेगी कश्मीरियों को, और अगर कश्मीर और ये दोनों यूनाइट हो गए तो फिर मेरे ख्याल में इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल साहब, सारी दुनिया से मोदी एक स्टेप लिया, उसने कश्मीर को के हवाले से लेजिस्लेशन लेके आया, फिर उसके बाद कश्मीर में सारे फौजी वहाँ पर लेके आ गया, उसके बाद चाइना के साथ फड्डा ले लिया, अब सिखों के साथ है, दलित के साथ उसका जो सलूक है वो सब सामने है। दुनिया का जो प्रेशर है वो उसको किसी खातिर में ला नहीं रहा, तो क्या वजह है कि वो कि मोदी ना दुनिया का प्रेशर ले रहा है, ना इंटरनल प्रेशर ले रहा है और एक के बाद दूसरा कदम उठाता जा रहा है? देखिए, दुनिया का प्रेशर दर हकीकत उन पर आया नहीं है, क्योंकि अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाहता है एज अ प्रॉक्सी चाइना के खिलाफ। अब जब चाइना की राइवलरी की वजह से अमेरिका ने उन पर डिजायर्ड प्रेशर नहीं डाला, न ह्यूमन राइट्स का, न यूएन रेजोल्यूशन के वायलेशन का और न मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करने का, जब उन्होंने ये प्रेशर नहीं डाला तो उसको एक एनकरेजमेंट मिली और एक फॉल्स होप उसे नजर आई कि शायद वो सब कुछ कर दुनिया खामोश रहेगी। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी जो एक गैर रिवायती सियासतदान थे और वो जो सोचते थे वो कर गुजरते थे। यही एटीट्यूड था नरेंद्र मोदी का, और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जलसा किया तो वहां से एक इनको फॉल्स होप नजर आई कि शायद ये तमाम मसले हल किए जा सकते हैं ताकत के जरिए। लेकिन अब वहां पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई है और जो बाइडेन का कहना अभी तक ये रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वो उठाते रहे हैं इससे पहले। देखना जी कि क्या इन राइट्स वायलेशन का नोटिस वो लेते हैं या यहाँ से
सरफ नज़र करते हुए वो दूसरे ममालिक पर तो दबाव डालेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की इन तमाम तर एट्रॉसिटीज़ को बर्दाश्त करेंगे। तो जब तक उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आता, न परमानेंट 5 की तरफ से आया है, न अमेरिका की तरफ से आया है, और न ही कनाडा में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट चली है कि वहाँ से इनके लिए एक क्राइसिस क्रिएट हो। लेकिन अब ये उससे इनकरेज होकर खुद इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। जो मैंने 5 चीज़ें गिनी हैं, इन 5 ये सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस हैं, और सेकुलरिज्म का जो इन्होंने खात्मा किया है उसके बाद इनको हैंडल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। जनरल साहब, क्या अभी जो सिचुएशन जिस तरह बन गई है दारुल हुकूमत के ऊपर, जिस तरह सिखों ने वहाँ पे ट्रैक्टर रैली के जरिए लाल किला पर झंडा लहरा रहे हैं, क्या मोदी जो है इस क्राइसिस से निकल पाएगा? जो ये सूरत हाल है, क्या सिखों को भी वो जिस तरह मुसलमानों को उसने जबर के जरिए उनके ऊपर तसल्लुत कायम किया, क्या इनके ऊपर भी काबू पा लेगा, या ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जिस तरह आपने निशानदेही की है कि ये फिर बाकायदा खालिस्तान की तारीख की शक्ल इख्तियार कर लेगी? किसानों के ये जो मुतालबात है, अगर उनको राइट नहीं दिए गए। देखिए, एक तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी को इनके आगे झुकना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को बदलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी फ़ौज में 80,000 सिख हैं और तकरीबन 25,000 सिविल आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये जो 1,15,20,000 आर्म सोल्जर्स हैं इन अ वे, अगर ये लोग और फिर जो सिख पुलिस में है इनको शामिल करें तो ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। आज उनकी आर्मी से अगर 80,000 फौजी इस पोजीशन में आ जाए कि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये उनकी फोर्सेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करेगा। एक ये इशू है। दूसरा, अगर वो इनके आगे सरेंडर नहीं करते तो इस मूवमेंट पे जब जोर आएगा तो उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फोकस पंजाब की तरफ आएगा। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जनरल साहब। आप कट गया? जी जी नहीं कॉल कट गई। जी जनरल साहब, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरे को शायद आवाज नहीं। जनरल साहब जी, अच्छा, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं ये बड़ा मसला बन गया है अब मोदी के लिए। अच्छा बाबर साहब, 2 चीज़ें हम देखते हैं कि मोदी की स्ट्रेंथ रही। एक तो ये कि जी इंतहा पसंदी, हिंदू इंतहा पसंद और वोट, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और इस तरह से हिंदू इंतहा पसंदी फैलाओ। जी जनरल साहब, हम आपको सुन रहे थे, शायद हमारी आवाज़ आपको नहीं जा रही थी। बहरहाल आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं अगर सवाल मैं कर सकूं? जी बाबर सवाल कर लूँ। जनरल साहब, एक और चीज़ जो है, ये मोदी ये भी कहा जाता है कि वो डेलिब्रेटली ये सारे स्टेप्स ले रहा है, चाहे वो सिखों के खिलाफ है, चाहे वो दलित के खिलाफ है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो जो हिंदुत्व की वो जो कैंपेन चल रही है और जिस तरह से उसको हिंदू इंतहा पसंदों की सपोर्ट मिल रही है और जिस तरह से वो इलेक्शन में पीछे क्लीन स्वीप किया है, तो वो इस वोट बैंक को टारगेट कर रहा है। इस वोट बैंक को कंटिन्यू करने के लिए वो जानबूझकर माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहा है। तो उसको तो लग रहा है जैसे इसकी परवाह ही नहीं है। जी नहीं, देखें, ये एक फॉल्स परसेप्शन है ना। एक तरफ यकीनन उनको बड़ी भारी अक्सरियत दोनों ईवानों में हासिल है हिंदू राइट विंग वोटर की। हिंदू राइट विंग वोटर भी है और दोनों ईवानों में उनकी अक्सरियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता। पॉलिटिकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब इस ताकत के नशे में वो 5 कौमियतों को वक्त चैलेंज करेंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो इस वक्त और कश्मीर में बड़े मुश्किल हालात में फंसी हुई हैं, अगर उनको पंजाब की तरफ भी उनका रुख करना पड़ गया और उनके अंदर सिख एलिमेंट को ट्रस्ट न किया गया और इसी तरह एक को देख के दूसरा इनकरेज हुआ, अभी खालिस्तान के आगे अगर वो इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वो घुटने टेकते हैं तो ऑटोमेटिकली कश्मीर के लोगों के हौसले को बढ़ावा मिलेगा। और अगर इनको भी सप्रेस करते हैं और यहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो कश्मीर की मूवमेंट इनके काबू से निकल जाएगी। और उसके साथ जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो कुछ ये कर चुके हैं बांग्लादेश और बंगाल से आने वाले लोगों के साथ, अगर वो भी हो गए तो 11 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही हैं। तो देखा देखी सबके हौसले बढ़ेंगे और इनकी आर्म्ड फोर्सेस तमाम तर मूवमेंट के अगेंस्ट
बिल्कुल खसो खाशाक की तरफ बह जाएंगे। न वो मुसलमानों पर काबू पा सकेंगे, न सिखों पर काबू पा सकेंगे, न बंगाल के डिस्प्लेस्ड लोगों पर काबू पा सकेंगे, और न वो 11 आज़ादी की, तामिल की, आसाम की, और वो जो आज़ादी की अलग जो मूवमेंट चल रही हैं, वो सब एक दूसरे को देखकर हौसला पकड़ेंगी। ठीक है। और फिर इस तरह चीज़ें डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएंगी, या ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी, और या इन्हें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, या एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा 1 अरब और 25 करोड़ के ममालिक में। अच्छा जनरल साहब, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है। उससे तवज्जो हटाने के लिए अगर खुदकुशी करनी हुई नरेंद्र मोदी ने, तो वो चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर बैठेगा, एंड दैट वुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान के सिंगर्स की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है इस मूवमेंट को। बड़े तराने लिखे गए, नगमे लिखे गए, जो कि वहाँ पर जो सिख वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। उन किसानों में पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसको इंडिया के खिलाफ, सिखों के खिलाफ एक साजिश डिक्लेयर कर रही है। आपका क्या ख्याल है, ये एक साजिश है या फिर वाकई एक हमदर्दी का एलिमेंट है कि एक पिसा हुआ तबका जो है उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है? देखें, जो कुछ नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क में कर रहा है, मैं तो बहुत अरसे से कहता आया हूं कि हमें उसको जवाब देना चाहिए। उसने कुलभूषण जाधव को भेजा, उसने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के जो कैंप्स हैं वहाँ से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला किया, हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, हमारे APS पे हमला किया, और अब लास्ट 3 स्ट्राइक्स बलूचिस्तान में कर दी जहाँ हमें लाशें उठानी पड़ी। जब वो इस तरह एग्रेशन कर रहा था और एग्रेसिव था, तो उन्हें जवाब बहुत पहले देना चाहिए था किसी और ज़बान में। अब चूंकि उसके अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से उसके अपने घर में आग लग गई है, और अगर वो, चूंकि हमारा पंजाबी कल्चर दोनों तरफ एक है ना, पंजाब में इंडियन पंजाब में भी लोग पंजाबी बोलते हैं और हमारी तरफ भी। अब अगर हमारे सिंगर के सॉन्ग्स उनको किसी तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के नारे लगने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अगर इस तरह की कोई कोइंसिडेंस है जहाँ पे ये ब्लेंड होते हुए नज़र आते हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग उनकी मूवमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल में इसको होना चाहिए। और हिंदुस्तान को तकलीफ हो या हिंदुस्तान से चोट लगे, हुआ करे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ क्या नहीं कर रहा। अजी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब लग रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, अब ये जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोशिश की, डिसइंफो लैब पकड़ी गई, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे, आज पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, इंटरनेशनल टीम, एक बड़ी इंटरनेशनल टीम आई है 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका, भारत में बंद हो रहे हैं खेल। और क्या आप समझते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी मोदी की, एक तो इंतहा पसंद हिंदुत्व, दूसरा कॉरपोरेट इंडिया जो था, या अमीर तरीन लोग टाटा या ये रिलायंस, अंबानी वगैरह, ये सब की सपोर्ट थी, और उन्हीं की वजह से वो किसानों के हवाले से शायद नए कानून ला रहे थे कि जनाब सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी सरकारी तौर पर, और ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको डायरेक्ट आप माल बेचेंगे तो बेचेंगे। तो ये चीज़ें आपके ख्याल से अब मज़ीद नहीं चल सकेंगी, या अब भी जितना अरसा गुजर गया, ये पैसा तो ज़ाहिर है वहीं से आता है, मोदी को, बीजेपी को, जो अमीर तरीन इंडिया के लोग हैं उनको खुश करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो ये मज़ीद उनको खुश रखना अब पॉसिबल नहीं रहा मोदी के लिए, या आप समझते हैं? गुजरात में हमने देखा था, वहाँ पर तो यही हुआ था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए और हिंदू इंतहा पसंद वोट मिल गया, जबकि सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी कहलाता था जब जिस तरह मुसलमानों को कत्लेआम किया। देखें, ये एक नैरेटिव है जो लेके चले थे। एक तो उनको बहुत शदीद ज़र्ब लगी कोविड की सूरत में, और आज भी उनकी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, और उनके कोविड पॉजिटिव केसेस भी लाखों में हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो कैपिटल की ग्रोथ है वो होती है पीसफुल एनवायरनमेंट में। उसकी बुनियादी शर्त होती है अमन का क़याम एंड फेयर प्ले। अब अगर वो फेयर प्ले नहीं करेंगे किसानों के साथ, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरे करते हुए किसानों को देंगे,
के अंदर एक डेप्रीविएशन क्रिएट करेंगे तो ये जो बढ़ती हुई अनरेस्ट है, जिसमें मजहबी रंग भी शामिल है, जिसमें कौमियत भी शामिल है, जिसमें मुआशी क्लैश भी शामिल है और जिसमें UN रेजोल्यूशन के वायलेशन भी शामिल हैं, जब ये सारे यकजा हो जाएंगे तो कैपिटल की ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या कैपिटलिज्म का जो बूम था उसके लिए एनवायरनमेंट नाखुशगवार होंगे और वो उसके लिए पायदार साबित नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ वो खुद अपने ही दाम में खुद फंस गए हैं और अब जो कुछ वो पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो उनको अपने घर में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी तमाम तर पॉलिसीज एक तबके की खुशनुदी के लिए थी और वो थी हिंदू ब्राह्मण या हिंदू सुप्रीमेसी जी। अब वो चीज़ बैकफायर कर गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उनकी इकोनॉमी इस क्राइसिस से निकले। अच्छा जनरल साहब, अब हिंदुस्तान में इंडिजिनस अपराइजिंग हो रही है, चाहे वो मुसलमानों की है, चाहे वो सिखों की है, चाहे वो दलित की है, चाहे वो बंगाल में है। इस सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान का जो एक रोल है, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी शिफ्ट लाई है नॉन इंटरफेरेंस की, जो इंटरनेशनली बड़ी उसकी पजीराई हो रही है और वो एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान कर रहा है कि हम डिप्लोमेटिक मनूवर से और पॉलिटिकल मनूवर से जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उससे दुनिया को आगाह करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। वो इत्तफाकन चाहे वो डिसइंफो लैब में हो या जो बेल्जियम में इनके पकड़े गए हैं, वो एक और नेटवर्क पकड़ा गया जिसकी तमाम तर लीडरशिप इस्तीफे दे गई है साउथ अफ्रीका के कवर में जो चल रही थी। तो एक तरफ उनका ये नैरेटिव या ये बैलून बस्ट हो चुका है, दुनिया के आगे उनकी क्रेडिबिलिटी टॉप पे लग गई है। मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से वो दुनिया में बैड नेम अर्न कर रहे हैं और इंटेलिजेंसिया में और इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का डिसरिगार्ड टू कश्मीर उन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत के तौर पे उनकी प्रोजेक्शन खुद ब खुद हो रही है। तो अब जब ये 3-4 चीज़ें ब्लेंड हो रही हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्टे अवे, उनकी जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसके कैरेक्टर को दागदार न होने दें, उसको इंडिजिनस ही रहने दें। सिख अपने हकूक़ लेने की ताकत भी रखते और उनको किसी बैरूनी इशारे की ज़रूरत भी नहीं है। मुसलमान कश्मीर के लोगों का हक मुसलमा है, उसकी खिलाफ आवाज़ हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सुनी और खालिस्तान में भी हुई। अब अगर जो डायस्पोरा है कश्मीरीज का, अगर ये सिखों के साथ मिलकर कनाडा और यूके और अमेरिका में उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं और इनको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली मजीद एक्सपोज, बिल्कुल फिर इंडिया इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल ताज एजाज जवान साहब, आपने वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सियासत की। इस ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पीडीएम में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। इनको छुपाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं पहले दिन से, लेकिन अब नहीं छुप रहे। पीपल्स पार्टी के वक्त ने क्यों मुलाकात की, हुकूमत की तरफ से वक्त से या हुकूमती शख्सियत से, स्पीकर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों जाकर मिल रहे हैं, इजाज़त के बगैर क्यों मिल रहे हैं, फजलुर रहमान साहब की इजाज़त या पीडीएम के बगैर क्यों? तो फैसले जो होने हैं वो पीडीएम के तहत होने चाहिए। अब फजलुर रहमान साहब इस इत्तेहाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दोबारा गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब जरदारी साहब से भी, नवाज शरीफ से भी करें तो क्या करें? असद खरल साहब, ये कब तक ये इस तरह से पर्दों में रह करके नहीं हम एक हैं, फिर जरदारी साहब का पहले आ जाएगा तरीक़े में बाद ये कहेंगे तो धोखा है, फिर जरदारी साहब बयान दे देते हैं नहीं हम आखिरी हद तक पीडीएम जाएगी, हम इकट्ठे हैं। अच्छा, अब कब तक धोखा? नून लीग का ये कहना है कि ये डिसाइड हुआ था जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी, कि मुतहदा अपोजिशन जो है वो हुकूमत से यानी इकट्ठे मिलेगी। अब जिस तरह ये मुलाकात हुई है और जिसके ऊपर नून लीग के साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी का जब मौक़िफ़ है इस मुलाकात के बाद जो नून लीग ने रद्द-ए-अमल दिया या मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की जिसको नून लीग ने मुस्तरद कर दिया। अब उनका ये कहना था कि हमने इकट्ठे मिलना था।
पीपल्स पार्टी के लोग राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर साहब और शादिया मरी साहबा गए स्पीकर के चैम्बर में। वहाँ पे हुकूमती पार्टी की जानब से परवेज़ खटक साहब और आमर डोगर साहब जो मशीर हैं सियासी अमूर के वज़ीर-ए-आज़म के, वो भी मौजूद थे। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके ऊपर फिर वो वाह बहला मच गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एक और कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमसे मुज़ाकरात करने आए वो हमारे तमाम मुतालबात जो है वो पूरे करके आए, और वो हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों तरफ उन्होंने, यानी बेसिकली वो एक पेज पर जो अस्करी और सिविल क़यादत जो नज़र आ रही है ना, बेसिकली सारा जो जोर इसके ऊपर है कि किसी न किसी तरीके से ये आपस में दो हो जाए। यानी उनको कभी वो इकट्ठे मानते हैं, कभी वो कहते हैं जी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जिसने भी हमारे साथ मुज़ाकरात करने आना है। अब नून लीग की बात या PDM की पीपल्स पार्टी के अलग-अलग उनसे बाला बाला मुलाकात कर रही है, और नून लीग ये भी कह रही है कि बजाय उनको अपोजिशन के चैम्बर में आना, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आना, पीपल्स पार्टी उनके स्पीकर के चैम्बर में चली गई। ये बात भी गलत है, वायलेशन है। ये हमारी इनसे कमिटमेंट थी कि हम वो आएंगे हमारे चैम्बर में अपोजिशन के। अब ये इसका मतलब यही है जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है, बाला बाला जो मामला वो करना चाह रही है। नून लीग अपने मामला कर रही है, और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़्यादातर चीज़ों पे एक पेज पे नजर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की जो ऑप्शन है अदम एतमाद की, वो कह रहे हैं इस पर अमल होता नज़र नहीं आता। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, जो हुकूमत के बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिक हैं, पीपल्स पार्टी की उस ऑप्शन को ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं जी। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद का ऑप्शन जो पीपल्स पार्टी का है, यानी उसको आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। यानी मौलाना साहब जो है पीपल्स पार्टी के उस ऑप्शन से किसी तरीके से उसको PDM के प्लेटफार्म पर रखने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। नून लीग भी इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर चुकी है। तो अब इसका अंदाजा आप खुद लगा लें कि PDM जो है ये फिर क्या इसमें यूनिटी कहाँ नजर आती है? यानी भांत भांत की बोलियां, हर बंदा अपनी अपनी बीन सुना रहा है, और प्लेटफार्म बाजार एक है, लेकिन हर बंदा हर पार्टी जो है वो अपनी मजबूरन रखा हुआ है। लेकिन बाबर डोगर साहब, जो फजलुर रहमान साहब पर प्रेशर आ रहा है कि जो बागी रहनुमा है वो कह रहे हैं जी फजलुर रहमान को पार्टी से निकालना है, इलेक्शन कमीशन जाने की वो बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी पहले हमारे मुतालबात मानकर फिर कोई बातचीत के लिए आए। तो क्या पीपल्स पार्टी वो देख रहे हैं कि वो लीड ले रही है? क्योंकि जो जरदारी साहब के फैसले थे वही PDM को मानने पड़े, चाहे ज़मीनी इलेक्शन में जाना हो, चाहे सेनेट के इलेक्शन में जाना हो, कुछ भी हो। तो वो अब लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब समझ रहे हैं मैं तो लीडिंग कर रहा, असल चीज़ तो पीपल्स पार्टी है, वो जाकर बात करती है तो हम कहाँ रह गए, और पीछे से खुद प्रेशर आ गया फजलुर रहमान साहब। उसामा साहब, फिर पार्टी जो है वो अब PDM से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है, बल्कि फिर पार्टी का PDM से अब लगता है कि जाना ठहर गया है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो जो है वो अब PDM की किसी मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे, वो आराम से सेल में बैठे हुए हैं, और PDM जो है फिर पार्टी की जो सेकंड B ग्रेड की लीडरशिप है वो PDM के मामला को देख रही है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की मेन लीडरशिप है वो PDM से बाहर निकल गई है। वो तो अब उन्होंने अपनी एक नॉमिनल दावत तो दें सर, अपनी एक नॉमिनल प्रेजेंस रखी हुई है उसके अंदर, PDM के अंदर। अदरवाइज ये इशारा ही काफ़ी होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ये इससे क्लियर हो रहा होता है कि यहाँ पे पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है। अब देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो यहाँ इस तरह की जो दूसरी लीडरशिप है वो PDM के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, वो भी PDM के, वो तो उनके बारक चले गए मुलाकात करने, उसके ऊपर तो खुसूसी दावत दी जाती है, बिलावल को नहीं दी जाती वो जब इजलास होता है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। फिर पार्टी ने अपनी लाइन डिफरेंट कर ली है, उन्होंने अपना अलहदा रास्ता चुन लिया है, उन्होंने PDM से जो बेनिफिट लेना था वो ले लिया है। अब वो PDM के साथ इस तरह से आगे चलने को तैयार नहीं है। इसका एक क्लियर ये मैसेज है कि जनाब आप शॉर्ट मार्च करें या लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट धरना करें या लॉन्ग धरना करें, हम आपके साथ नहीं हैं। हाँ, हम देखेंगे जब कोई फिजिबल मौका आएगा, जब मुनासिब मौका आएगा, जब हम देखेंगे कि हम हुकूमत को पलट सकते हैं, तो उस वक्त हम असेंबली में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो PDM को क्लियर मैसेज बिलावल भुट्टो ने दे दिया। इससे ज़्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज हो ही नहीं सकता कि वो किसी मार्च का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि असेंबली के अंदर जनाब चेंज लेके आएंगे, और वो चेंज जो है वो कभी नहीं आनी।
और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये नून लीग को, मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा क्लियर ये सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जिस दिन भी असम्बली के अंदर जाके उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लेके आए, चाहे वो स्पीकर के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, वो बुरी तरह से उड़ जानी है और PDM का उस दिन जो है वो कश्ती जो है वो डूब जानी है। तो ये मोहम्मद जुबैर साहब आप कह रहे हैं कि जी 10 से 12 मिनट मुलाकात हुई है उनकी आर्मी चीफ से, तो इस पर मौलाना को कोई इतराज़ नहीं है कि चलें जी वो इस्लामाबाद क्लब में हो गई, खैर है कोई बात नहीं, जबकि नवाज शरीफ ने तो कहा था कि किसी सूरत कोई आदमी नहीं मिलेगा, किसी तरह से नहीं मिलेगा, ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। अच्छा माजी में खुद जो मर्जी करते रहे, तो ये एक वैसे ही नाश्ते पर होगी मुलाकात, अचानक हो गई, इस पर कोई मसला नहीं। इस पर मौलाना साहब पहले 2 मुलाकातों का जो नतीजा है, तीसरी मुलाकात में क्या होनी थी? मुलाकात वो एक वो डिनाई भी करते रहे ना, नहीं कहते थे जी हमने तो की नहीं मुलाकात, वो तो मुलाकात के अंदर कोई ऐसी बात तो थी नहीं। अब कोई अगर होटल के अंदर अचानक इत्तेफाक से इकट्ठे आप हो जाते हैं, उसको कोई एजेंडा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। आर्मी चीफ साहब अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, वो भी यकीनन इस्लामाबाद क्लब गए होंगे, तो सलाम तो हो जाती है। अब उस मीटिंग को ये रंग देना कि जनाब वहाँ पे कोई डील होगी या कोई बारगेनिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। उस मुलाकात का कोई सियासी पस मंजर नहीं है, वो जस्ट एक कर्टसी। कोई शर्म तो आती होगी असद करल साहब के इस तरह 11 दफ़ा आर्मी चीफ का नाम लेना जलसों में, और तमाम जितनी खामियां मसाइल हैं मुल्क के आज तक, वो सारे किसी आर्मी चीफ पर थोप देना, और उसके बाद फिर उनके वही तर्जुमान जनाब मरियम के और नवाज शरीफ साहब के वो जाकर मिल रहे होते हैं। तो किस तरह से वो कहते हैं हमारे तल्लुकात हैं, चूँकि वो भी जनरल साहब के बेटे हैं, तो इसलिए। लेकिन खरल साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम अब इस तरह से नून लीग के अंदर से कोई बंदा कोई इत्तफाकी मुलाकात नहीं करेगा, कोई इत्तफाकी मुलाकात नहीं होगी। ये एक बड़ा क्लियर बयानिया था। अगर जुबैर साहब को पता था कि वहाँ पर आर्मी चीफ आए हुए हैं, तो वो जाहिर बात है कि वहाँ पे प्रोटोकॉल भी लगता है सर। वहाँ पे ये तो नहीं है कि आर्मी चीफ हैं तो आप वहाँ पे जाके खड़े हुए ऐसे मुलाकात होगी, इस तरह से नहीं होता। बल आर्मी चीफ का भी एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी तरीके से पहुंचे हैं, 10-12 मिनट मुलाकात की है। तो ये तो अब PMLN को फिर वही जहाँ पे इनका इंटरेस्ट नजर आ रहा है वहाँ पे ये खुद भी हर चीज वायलेट कर सकते हैं। उन्होंने तो प्रोटोकॉल नहीं भी लिया और लाइन में जो लग के अंडा लिया है और जो अपनी बारी का इंतजार की, इस पे भी कई लोगों के मरोड़ उठ रहे हैं पेट में। अब वो एंकर्स और बड़े बड़े साफी और दानिशवार जो है, उनको मुझे समझ नहीं आ रही इस बात में भी उनको कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा, किस तरह उनके पेट से मरोड़ उठ रहे हैं कि मुर्गी, अंडा और ऑमलेट और किस तरीके से कहानियां बनाई गई हैं। कुछ शर्म मेरा ख्याल है कि अब ये साबित हो रही है, यानी खबर लग गई, उसके बाद पूरी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। मतलब वो अजीबो गरीब किस्म का अपने अंदर से जो भड़ास है और जो गंद है वो आपने निकाला है, अपनी ज़हनियत जो है लिखा, तो जो वो इकासी आपने पहले वो जो कॉलम लिखे जाते थे उस तरह से मियां नवाज शरीफ के लिए, तब वो नहीं याद आते, लेकिन अब वो एक साहब लिखते हैं इस तरह, उनका अंदाज ही इस तरह। अच्छा ये बताएं बाबर डोगर साहब के आज़ादी मार्च वो नाकाम हुआ, इससे भी पीछे जाएं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन हुए तो जनाब पार्लियामेंट का बायकॉट, वहाँ खड़े होकर कहा मैं देखता हूँ, फजलुर रहमान साहब के अल्फाज है, मैं देखता हूँ किसकी जरूरत होती है कि वो यहाँ पार्लियामेंट में आ सके। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था हम किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे, जरूरत ही नहीं हो सकती किसी की, कौन अंदर जाकर बैठता है। शहबाज शरीफ साहब भी साथ ही खड़े थे, फिर वो जाकर बैठा करते थे। अच्छा उसके बाद सदर बनना चाहते थे, नाकाम हुए। उसके बाद बेटे को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते थे, नाकाम हुए। फिर आज़ादी मार्च, फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो हुआ, लॉन्ग मार्च करना था वो नाकाम, धरना देना था नाकाम, इलेक्शन का बायकॉट करवाना था सेंटर, वो सब नाकाम। अब मरियम साहिबा कहती हैं कि नहीं लॉन्ग मार्च तो होना है, और इस्तीफे भी अभी तक टेबल पे हैं। ये जो अब आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके बाद कुछ रह जाता है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी पता नाकाम होनी है, उसका ऐलान ही इस बात का सबूत है कि कुछ और नहीं होना, ना लॉन्ग मार्च होना है ना इस्तीफे आने। फिलहाल तो मरियम साहिबा मसरूफ हैं सेनेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, कि वो जो कैंडिडेट के जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट सामने लेके आने हैं, आजकल वो इस पे गौर कर रही हैं। मौलाना साहब को लॉन्ग मार्च या मौलाना साहब को जरूरत है इस वक्त वोट, लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च जो है वो तो अब पीछे चला गया, वो अब बात की बात है। अब सबसे पहले है सेनेट का इलेक्शन, तो सेनेट के इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं कि किस तरह से हमने 4 सीटें निकालनी हैं
और उनको ये भी खौफ है कि हो सकता है कि जिस तरह से PMLN के अंदर डिसिडेंट्स हैं तो कोई ये ना हो क्योंकि पीटीआई तो ओपनली पीटीआई तो ओपनली चैलेंज कर रही है कि 8 में से 6 सीटें जो है वो पीटीआई और उसका अलायंस लेके जाएगा और नून लीग 2 सीटें लेगी। अच्छा। इनके 2 सीटों का उनको खसारा होगा। तो अभी तो नून लीग फिलहाल अपनी सीटें बचाने के चक्कर में कि सेनेट में उनकी सीटें बच जाएं। पता नहीं क्या होना है, कैसे इतनी मुश्किल से उनको सीटें मिली हैं, उसके बाद मरियम साहबा कहेंगे और वो इस्तीफे दे देंगे सेनेटर जो बनेंगे, जो भी वो इस्तीफों वाले तो कहानी खत्म हो गई है। नहीं, मरियम कह रही है कि इस्तीफे अभी तक हैं, वो सेनेट पर बन जाएंगे और उसके बाद मरियम साहब अगर आपने इस्तीफे ही देने हैं तो फिर सेनेटर बनने के लिए इतनी आपको दगो करने के लिए एक दिन के लिए सेनेटर बनना तो मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो वाकई ये कहानी है सिर्फ, और वो एक आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। 31 दिसंबर उन्होंने कहा था इस्तीफे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब को सेनेटर बनाया, नून लीग बनाएगी सेनेटर फजलुर रहमान साहब को। मुझे हाँ, ये बात बड़ी अहम है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये भला करना चाहते हैं, ये उनके आंसू ये पूछना चाहते हैं, तो अगर ये मुशाहिदुल्लाह को सिंध के रैशी हैं, उनको अगर पंजाब के कोटे से बना सकते हैं तो 4 में से पहले ही आपके 2 रह जाएंगे। तो आप भार भरम यही है कि मौलाना साहब को उनको मौका दें ताकि वो सेनेट के अंदर आ जाए, ताकि पता चले आपका ये कैसी पार्टी है। टारगेट बार बार बिलावल को किया जाता है कि देखो जी वो जूनियर है, बड़े बड़े सीनियर उसके आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं। लेकिन ये भी मैंने जिंदगी में पहली दफ़े देखा कि एक पार्टी की नायब सदर है, जबकि वहाँ पर सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं। पार्टी की नायब सदर पार्टी हेड कर रही है, पार्लियामानी पार्टी को हेड कर रही है, वो जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, और वो नायब सदर है, जबकि सीनियर नायब सदर उसके दोनों तरफ बैठे हुए हैं और वो चेयर कर रही है। ये कौन सी डेमोक्रेटिक नॉर्म है? डेमोक्रेसी नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ चलेगी फंड फंडिंग के मामले में। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पीटीआई की तरफ से अब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई है कि जी फॉरेन फंडिंग तो इन्होंने ली है, और हाफिज हुसैन साहब ने इंटरव्यू दिया और बोल न्यूज़ को ही दिया और उसी को ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल देकर उसकी बुनियाद पर दरखास्त दायर की गई है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान साहब लिबिया से, इराक से फंडिंग लेते रहे हैं, और जो फोरम होगा अप्रोप्रिएट फोरम, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है या अदालत है जो भी, वहाँ वो ये सबूत पेश कर सकते हैं। असद खरल साहब, ये तो अब अगर इलेक्शन कमीशन इस काम पर शुरू हो जाता है, हाफिज हुसैन अहमद साहब को बुलाता है, और अगर वाकई वो कोई ऐसा सबूत देने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये तो फिर फजलुर रहमान साहब के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि मौलाना साहब अब इस पे मेरा ख्याल है अनकरीब आप देखेंगे कि शायद वो ना करें, लेकिन वो फतवा जारी कर सकते हैं बाकायदा पीटीआई या इमरान खान साहब के खिलाफ। वो तो पहले भी कह रहे हैं कि हुकूमत को गिराना जहाद है, आप जहाद है, गुनाह कबीरा होगा। इसके अंदर मैंने आपको इंकशाफ किया था चंद दिन पहले, इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि एक इन कैमरा मीटिंग हो रही थी और उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा साहब भी उसमें मौजूद थे। जी। वो ब्रीफिंग दे रहे थे उसमें मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन को कि कौन कौन से ममालिक से या कुछ जमातें सियासी या कुछ ग्रुप्स या एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा शोर मचा रहे थे, बार बार इंटरप्ट कर रहे थे बात को। जब वो बाज नहीं आए तो फिर जनरल शुजा पाशा साहब ने उनकी बोलती बंद करने के लिए सिर्फ एक फिक्रा बोला और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी। ये अयाज अमीर साहब भी उस मीटिंग के अंदर बैठे थे, उन्होंने ये बात बताई है कोट एंड कोट। तो वो कह रहे जब जनरल साहब ने ये कहा कि मौलाना साहब हम लिबिया की फंडिंग की बात नहीं कर रहे, उस पर मौलाना साहब उसके बाद फिर नहीं बोले। यानी उनको ये मौलाना साहब के हवाले से ये मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे इदारों के पास वो चीज़ें मौजूद हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने जो बात की है बड़ी अहम बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब और जमात के कुछ लोग कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी जब थे लिबिया उस वक्त जा रहे थे और सदाम हुसैन के पास ये जाते थे और इन्होंने फंडिंग भी ली और इसका इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। तो मामला ये है कि अब फ़रख हबीब साहब जो रुकने कौमी असम्बली हैं PTI के, वो जो दरख्वास्त लेके गए और हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है उनका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जो इंकशाफ है उसको भी उन्होंने शामिल किया है। अगर वो जो इन कैमरा मीटिंग है उसमें अयाज अमीर साहब अगर गवाही देना चाहें या और लोग इस तरह आ जाएं या इदारों के पास कुछ जो रिकॉर्ड है तो वो अगर चले गए
तो ये मामला जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये उल्टा भागेंगे, ये इनके गले पड़ेगा। तो ब्रॉडशीट की तरह, जिस तरह ये समझ रहे हैं कि ब्रॉडशीट जो है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जाएगा, ब्रॉडशीट भी बहुत सारे पनामा अगर 10-20 मिला लिए जाए तो उससे बड़ा वो स्कैंडल सामने आ रहा है। उसमें पीपल्स पार्टी, मुझे एक बड़ी अहम बात आज की खबर, आज काबीना में फैसला हुआ है, आदत है बहुत सारी चीजें सामने आज काबीना में फैसला हुआ है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के अंडर जो कमीशन बन रहा है या कमेटी बन रही है उसमें हुदैबिया पेपर भी और सरे महल, हाँ, इसको भी देखा जाएगा। और आगे मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई है, हुदैबिया इंजीनियरिंग, मैं अब ये बात जरा खबर ले लें जी, हुदैबिया इंजीनियरिंग के हवाले से नैब उसके ऊपर बाकायदा तहकीकात करने जा रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नैब पेपर से अलग है, पेपर वाला हुदैबिया पेपर मिल अलहदा है और हुदैबिया इंजीनियरिंग है, उसमें भी फ्रॉड इस तरह, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो एक तो वो खुलने जा रहा है, दूसरा एक और खबर मैं दे रहा हूं, सिरे माल और जो पीपल्स पार्टी के बारे में जो स्विस अकाउंट्स थे बेनजीर साहिबा के या जरदारी साहब के, वो केस भी ब्रॉडशीट जो है ये बहुत बड़ा एक, इसके जरिए बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ना सिर्फ शरीफ फैमिली की जायदादें, ना सिर्फ इसमें आएंगी ये जो जायदादें, बल्कि इसमें बिजनेसमैन जैसे मियां मनशा है, उसने जो सेंट जेम्स क्लब होटल खोला, इस तरह बहुत सारे उसमें टाइकॉन बिजनेस जो है वो भी इस रडार के अंदर आएंगे। और जो प्रॉपर्टियां दुबई के जो है, दुबई के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज है बड़े बड़े लोगों ने बनाई है, कनाडा के अंदर बनाई है, बरतानिया के अंदर बनाई है, तो ये एक लंबी लिस्ट बनने जा रही है। और ब्रॉडशीट जो बेसिकली ये बहाना है और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है इस रडार के अंदर बनने जा रहे हैं। साहब मेरा जाती ख्याल ये है कि देखिए जस्टिस अजमत सईद जो है वो एक रिटायर्ड जज हैं जी, इस इंक्वायरी कमीशन की लीगल हैसियत इसकी फाइंडिंग की कुछ नहीं होगी। डॉक्टर साहब उसके बाद जो फाइंडिंग आएगी ना, हुकूमत की पूरी मामनत है, तमाम इदारे उसको असिस्ट करेंगे, चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल है, मैं ये नहीं कहता तो नैब करेगा ना, ये सारे करप्शन की स्टोरीज हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। चाहे हुदैबिया पेपर मिल है, चाहे सरे महल है, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, ये ओपन एंड शट केसेस हैं। हाँ, अब इनको निकाला जाएगा, उस सारे पुरानी कब्रों पे, पुराने कदबों पे नया पेंट लगाया जाएगा, इससे निकलना हासिल वसूल कुछ नहीं होना। हाँ, पहले तो मुकम्मल हो गया था ना ये केसों में, जो है वो उसमें हासिल की जाएगी। ठीक है, लेकिन पेपर मिल में जो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, वो जो वादा माफ गवाह बने हुए हैं, जो उन्होंने हलफ दिया हुआ है, वो बयान हल्फी दिया हुआ है, वो बड़ा क्लियर है कि किस तरह से शरीफ बरादरान किस के ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और किस तरह से सागदार उनकी मावनत करते रहे इस सारी मनी लॉन्ड्रिंग में। अब वो ख़त्म हो चुका है केस, अब ये केस रीओपन तो नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए, ना ही सरे महल वाला केस रीओपन हो सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको वैसे इस पंडोरा बॉक्स को खोलना चाहते हैं, इसमें गंद बहुत है, वो गंद बहुत फैलेगा और ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर वाकई ये इन्हीं लाइन पे अजमत से जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत ही गंद आपको देखने में मिलेंगे। चीजें तो फिर हैं और वो जस्टिस देखिए पहले उसामा साहब हुई, उनसे छुप नहीं सकती। अब ये भी मामला सामने आएगा कि नून लीग के दौर में जो स्विस एजेंट्स को जो पेमेंट की गई थी आईबी के सीक्रेट फंड से, ये मैं बार बार कह रहा हूं, आईबी के सीक्रेट फंड से जब एहतसाब सेल के सरबराह थे सैफुर रहमान साहब, उस वक्त आईबी के सीक्रेट फंड से बेनजीर और जरदारी के खिलाफ जो केस बनाए गए, उनको पैसे पेमेंट भारी रकूम जो है उसकी अदायगी की गई, वो मामला भी सामने आएगा। सिरे माल भी आएगा, जो 200 की लोगों की प्रॉपर्टीज की हुदैबिया पेपर मिल के नैब उस केस को क्यों नहीं हुदैबिया इंजीनियरिंग अब खुलेगा, हुदैबिया पेपर मिल किस तरह से खत्म हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म टाइम बार्ड हो गया ना, बहुत अरसा दबाई रखा गया। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ब्रॉडशीट का केस किस तरह से पाकिस्तान ने पेमेंट्स कर दी, क्यों की, नैब ने क्यों नहीं उसको लड़ा, वो तो हुदैबिया पेपर मिल भी इसी तरह का भी एनआरओ हो गया था ना, उस पे भी ये देखा जाएगा वो साबिक जो चेयरमैन थे या प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने क्यों बर वक्त उसकी अपील नहीं की, टाइम बार्ड क्यों कराया, ये बात भी टीआरसी में शामिल है। बिल्कुल जिस तरह वो लेटर नहीं लिखा और उसके बाद हमने देखा कि जनाब वजीर आज़म और ये जो पेमेंट की गई इस हवाले से वजारत खजाना के लोग, लॉ जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसके लोग, जो नैब के लोग हैं, जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो पेमेंट ब्रॉडशीट को हुई है, इनके खिलाफ भी जो है इनका ना सिर्फ जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा
बल्कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाबर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे नहीं आया, फंडिंग फजलुर रहमान साहब वाले केस पे, इसमें क्या होगा? ये तो समद साहब देखें, हाफिज हुसैन अहमद जो है उन्होंने कह दी है, बड़ा क्लियर लॉ है जो है, इलेक्शन कमीशन के बड़े क्लियर लॉज हैं कि ना कोई स्टेट आपको स्पॉन्सर कर सकती है, ना कोई कंपनी कर सकती है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। हाँ, इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपको फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं, आपको फंडिंग कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो भी पाकिस्तान की शहरी, बाहर की शहरी नहीं। ठीक, तो अगर हाफिज हुसैन अहमद के पास सबूत हैं कि लीबिया ने और इराक ने डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान को फंडिंग की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की, तो मौलाना के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लॉज बड़े क्लियर हैं। और अगर एविडेंस आ जाता है कि ये फंडिंग आई, ये ट्रांजैक्शंस हुई और इस तरह से इनके अकाउंट में ये पैसा गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फिर इससे बच पाएंगे। पहले ही उनका कौन सा नाम, वो मेंबर हैं असेंबली के, ना पार्लियामेंट नहीं सर, पार्टी का बगावत हुई पड़ी है, बलूचिस्तान में अलहदा दफ्तर खोल गया है, केपी के में अलहदा लोग दफ्तर खोलने के लिए पहले कश्मीर के अंदर आप जा रहे हैं कि जी आजाद कश्मीर के अंदर है, फजलुर रहमान ग्रुप को खत्म करें। आजाद कश्मीर के दफ्तर के अंदर अलहदा दफ्तर खोल गया, क्वेटा में अलहदा दफ्तर खोल गया, केपी के में दफ्तर खुलने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन में इनकी पार्टी वो कह रहे हैं कि हम असल हकदार है। तो मामला मौलाना साहब के पहले इस केस से निकलेगा कुछ भी नहीं, अच्छा, सवाए एक शोर शराबे के। ना तो पीटीआई के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ना नून लीग के खिलाफ होगा, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा, ना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ होगा। ये इस केस के अंदर जब कुछ निकल आएगा, मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई एक्शन नहीं होगा। लॉन्ग मार्च नहीं करना था, तवज्जो हटाने के लिए फिर इस केस को उठाया गया, इलेक्शन कमीशन बार एहतजाज किया गया, लेकिन कुछ भी इसमें से नहीं निकलेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।